क्या तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने बॉलीवुड के छक्के छुड़ा दिए हैं? क्या बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा नाम, बॉलीवुड का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर कोशिश कर रहा है किस तरह से इस तेलुगु फिल्म कल्कि को नीचे किया जाए, भाई इसकी कलेक्शंस को रोकने की कोशिश की जाए? और क्या प्रभास के मेगा स्टारडम से बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े नाम थर 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 कांप रहे हैं? सब कुछ के बारे में बात होगी इस वीडियो में। वीडियो कंटेंट जरूर देखना, चैनल को करो सब्सक्राइब। बहुत जरूरी है इस वक्त पर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सपोर्ट में आना। ये वो इंडस्ट्री है जिसने कल्कि जैसा एक ऐसा कंटेंट हमारे सामने रखा जो हॉलीवुड को टक्कर दे रहा है, हॉलीवुड को कंपटीशन दे रहा है। लेकिन जब बात आती है अप्रिसिएशन की, जब बात आती है इस फिल्म के प्रेजेस की, तो बॉलीवुड के मुंह में दही जमा हुआ है। मैंने आपसे एक्सपोज किया था बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स के बारे में जिन्होंने कल्कि को लेकर नेगेटिव कंटेंट, नेगेटिव प्रमोशन और एक तरीके से टॉक्सिक रिव्यूज दिए थे। और ये वही लोग हैं जो इस वक्त पर पलटी मार चुके हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम जो मैं आपको बताती हूँ कई बार, वो है दी पलटी कुमार का। ये वो पलटी कुमार है जिसने आज से 4 महीने पहले ही प्रभास के खिलाफ बहुत जहर उगला था एक पॉडकास्ट में, और वो पॉडकास्ट भी एक और टॉक्सिक यूट्यूबर का है। यहाँ पर पूरा रैकेट है, पूरा नेक्सस बना हुआ है इन लोगों का, जो इस वक्त पर जिन्होंने पहले कल्कि को नीचे करने की कोशिश करी, लेकिन जैसे ही इन्होंने बहाव देखा बहुत तेज है, तो उसके विपरीत जाने से अच्छा ये बेहतर है कि उसमें बह चले जाएं ताकि आगे तक पहुंचेंगे। लेकिन सबकी कलई खुल चुकी है। कम से कम 10 ऐसे एक्सपोज मैंने आपसे किए, 10 ऐसे रिव्यूअर्स के मैंने आपसे जिक्र किए कि ये कौन लोग थे जिन्होंने कल्कि को एक एक करके नेगेटिव रिव्यूज बताए। और उसमें सबसे ऊपर नाम उस क्रिटिक का जो अपने आप को क्रिटिक कहता है एक्चुअली, लेकिन बैठा है लंदन की गलियों में। अब ये लंदन में बैठा है या लोखंडवाला में बैठा है, किसी को नहीं पता। ये कहता है कि ये लंदन में बैठा है, लेकिन इसने वहां बैठकर भी जो जहर उगला प्रभास के खिलाफ, वो मैं आपको बता भी नहीं सकती। जिस तरीके के नेगेटिव वर्ड्स, जैसे जैसे वर्ड्स उसने प्रभास के लिए बोले अपने वीडियोज में, हम सोच भी नहीं सकते। ये इंसान अपने आप को बहुत बड़ा रिव्यूअर समझता है और ये कहता है, हमेशा बॉलीवुड को गालियां देता है। अगर ये लंदन में अपने आप को कहता है कि मैं लंदन में बैठा हूं, बहुत बड़ा रिव्यूअर हूं, तो भाई तू यूके की फिल्मों को करना रिव्यू। बॉलीवुड पर रोटियां क्या सेकता है, बॉलीवुड के ऊपर नेगेटिविटी कर करके क्या व्यूज लेता है। लेकिन मजा इसको उसी में आता है क्योंकि इसको बॉलीवुड में तो किसी ने घास डाली नहीं। वहां पर तो इसने जब देशद्रोही बनाई थी उसके बाद से ही बॉलीवुड वाले इसको मतलब लेफ्ट राइट सेंटर कर रहे हैं। लेकिन ये उसके लायक भी नहीं है क्योंकि ये कहीं का नहीं है। ये कभी साउथ इंडस्ट्री के बारे में अच्छा नहीं बोलता। इसने कभी ये नहीं बोला कि साउथ इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम करती है। अगर बॉलीवुड काम सही नहीं करता है तो साउथ इंडस्ट्री जो है वो काम अच्छा करके दिखा रही है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कभी इसके मुंह से शब्द नहीं निकले। जो निकले वो नेगेटिविटी और जहर ही निकले हैं, क्योंकि ये जहर की दुकान लगा के रखता है, रोज जहर की दुकान लगाता है और उस जहर को बेचता है। इसके बाद बात कर रही थी मैं आपसे, जी हाँ आप सही समझे थे, जी हाँ मतलब आज सूरज कहां से निकला है, समझ गए आप, ठीक है। इसने भी लगातार सलार के टाइम पर नेगेटिव पे नेगेटिव पे नेगेटिव बोला था। इसने भी ये बोला था कि जब कल्कि रिलीज होगी तो देख लेना, कल्कि में भी यही सब होगा। और एक बहुत लंबा चौड़ा पॉडकास्ट किया था 4 महीने पहले, जिसमें इसने बहुत बातें करी थी प्रभास के लॉटरी स्टार होने पर, कि प्रभास लॉटरी स्टार है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में। शायद प्रभास एक ऐसा नाम है जो कि कभी भी कंटेंट के ऊपर काम नहीं करता, जिसको एक्टिंग नहीं आती, जिसके लुक्स अच्छे नहीं है। ऐसे वर्ड्स उस बंदे ने बोले थे जिसकी खुद की चप्पल जैसी शक्ल है। लेकिन फिर भी लोग देखते हैं, फिर भी लोग हो जाते हैं इन लोगों से इन्फ्लुएंस। और शुरू में इनके रिव्यू देख देख कर शुरू में कई लोगों ने कल्कि को नहीं देखा। शुरू में कई लोगों ने सोचा कि नाग अश्विन कौन आया है, नाग अश्विन कौन है ये जिसको केआर के सांप बोलता था, सांप। यहां पर बहुत खुली खुली बात बोल रही हूँ और ये किसी से छुपा नहीं है भाई, ये किसी से छुपा नहीं है। जब नाग अश्विन के बारे में ऐसा बोल सकते हैं, एक इंसान जिसने तुम्हारा कभी कुछ बिगाड़ा नहीं, जो तुम्हें जानता तक नहीं, उसके बारे में तुम उसे सांप बोलते हो। तुम उसे, वहां के एक्टर्स को, विजय देवराकोंडा को एनाकोंडा बोलते हो। कितना फ्रस्ट्रेटेड बंदा होगा वो। और ये जो दूसरे जो 2 हैं जिनकी बात हो रही है, ये बिल्कुल सही गेस किया था आपने कि यही लोग थे जिन्होंने इस तरीके का एक नेगेटिव नैरेटिव चलाया था। ये एक नेक्सस की मैं पहले बात कर रही हूँ आपसे कि ये नेक्सस चल रहा है। ये नेक्सस में और भी कई लोग हैं, जो 2 लोग हैं जिनकी मैं माँ बेटी की बात कर रही थी। ये वो लोग हैं जो अपने आप को कैन के फेस्टिवल में चले जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, इंडिया को रिप्रेजेंट करो, अच्छी चीज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भारतीय फिल्मों के बारे में गंदा बोलो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑडियंस को गलत बोलो। ये वो लोग हैं जिन्होंने उस वक्त पर, जब कल्कि रिलीज हुई थी उससे पहले ही काफी कुछ बातें बोलनी शुरू कर दी थी कि क्यों हमें साईफाई फिल्में इतनी पसंद आती हैं। मतलब कहने का ये है कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साईफाई अपने आप में एक जॉनर ही ऐसा है जो हर एक को अट्रैक्ट करता है। इस फिल्म में कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी।
ये फिल्म कोई बहुत बड़ी एफर्ट नहीं थी, ये तो साईफाई कॉन्सेप्ट ही ऐसा है जो लोगों को पसंद आता है, मतलब सटल तरीके से नेगेटिविटी एंड टॉक्सिसिटी। और ये वो लोग हैं जो मैं आगे चल के बताऊंगी किसके बारे में बात कर रही थी, उस बंदे के पैनल पे हैं। उस बंदे ने इनको पैसा, वो मतलब एक तरीके से कह सकते हो उसी नेक्सस में जिसकी हम बात करते हैं, नेगेटिव नेक्सस की, वो नेक्सस के जो करता धरता है ये वही इंसान है। और वो इनको एक तरीके से प्यादों की तरह छोड़ देते हैं कि जाओ तुम नेगेटिविटी करो, जाओ तुम वीडियो बनाओ, जाओ तुम ये साउथ के डायरेक्टर्स के खिलाफ बोलोगे तो बहुत मजा आएगा, मैं धन्य करूंगा भाई तुमको, जैसे भी करूंगा आर्थिक तरीके से। लेकिन हुआ क्या, पब्लिक ने बेइज्जती कर दी। हुआ क्या, कल की इस वक्त पे नॉर्थ में बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। अब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस फिल्म के खिलाफ इसको इन्फ्लेटेड फिल्म बता रहे हैं कि इसकी जो कलेक्शंस है इन्फ्लेटेड है। अब इस पर मैं आपको एक छोटी सी कविता सुना देती हूँ जिसपे आपको सब पता चल जाएगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो कविता इस तरीके से है कि सुमित रोहित थे दो भाई, समोसों पे हुई लड़ाई, सुमित बोला मैं खाऊंगा, रोहित बोला कभी ना दूंगा। ये झगड़ा सुनकर बॉलीवुड आया, दोनों के एक चपत लगाया, आधा तू ले सुमित बेटा, आधा तू ले रोहित बेटा, अब से झगड़ा कभी ना करना, आपस में तुम प्रेम से रहना। तो समझे आप, ये चलता है केवल समोसों की भीख मांगते मांगते मांगते। ये दोनों ही इस वक्त पर इतने गिर चुके हैं, इतने गिर चुके हैं कि इनके सामने आप कोई कल्कि की बात वर्ड भी लगा दे, प्रभास का नाम भी ले दे तो तिल मिला उठते हैं अंदर से। और ये वही लोग हैं जिनका जॉर्डन का ट्रिप स्पॉन्सर किया था बीएमसीएम ने, पूजा एंटरटेनमेंट ने, और इसके बाद आके उन्होंने पूजा एंटरटेनमेंट के बारे में बहुत बड़े बड़े तारीफों के पुल बांधे थे। अपने आप को इतना गिरा हुआ कैसे दिखा सकते हो, दुनिया के सामने अपनी इतनी बड़ी बेइज्जती कैसे करवा सकते हो, मुझे ये समझ नहीं आता। अभी से कुछ देर पहले भी बेचारा रोया है, दोनों रो रहे हैं, दोनों की आंखों में आंसू है, फूट फूट के ये लोग रो रहे हैं कि कल की भाई ब्लॉकबस्टर हो कैसे गई। और ये लोग वो हैं जो एक्चुअली फूट फूट कर तब रो रहे थे जब इन्होंने देखा कि बीएमसीएम की कलेक्शन नहीं आ रही, बीएमसीएम के, तो इन्होंने ये बताना शुरू किया कि भाई जाके देखो बहुत अच्छी फिल्म है। इन लोगों से तो बल्कि ऑडियंस को पैसा लेना चाहिए जिनका नुकसान हुआ, जिन्होंने इनके बहकावे में आकर बड़े मियाँ छोटे मियाँ देखी या और घटिया पिक्चरों को सपोर्ट किया, उन लोगों को इनसे पैसा लेना चाहिए। क्योंकि ये वो लोग हैं जो भटकाते हैं, और ये वो लोग हैं जो अभी कल्कि के केस में भी लगे हुए हैं भाई, सुबह शाम दिन रात ट्वीट पे ट्वीट कि ये नंबर्स इन्फ्लेटेड हैं, बहुत बड़ी डिजास्टर हो गई, अरे भैया रोक लो इसको, अरे इस कल्कि को किसी तरीके से रोक लो। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा भाई, कुछ भी नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ ढकोसलेबाजी करने से इनको कोई नहीं रोक सकता। ये दोनों ढकोसलेबाज हैं, ये दोनों समोसेबाज हैं। अब ये नेक्सस मैंने आपके सामने बताया कि ये नेक्सस है, इसमें और भी कई नाम है वैसे जो एक एक करके धीरे धीरे कभी कभी बीच में आपको बताती रहा करूंगी। लेकिन इन सभी नामों का एक करता धरता है, एक माई बाप बैठा है जिसको हम सब जानते हैं कि उस बंदे को कितनी जलन है, कितनी जलन है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से। वो इंडस्ट्री जिसने पैन इंडिया, जब बाहुबली फिल्म आई थी तो यही करण जौहर भीख मांगता हुआ गया था राजमौली के पास कि मुझे इसके राइट्स दे दो, हिंदी में मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। और वही हुआ कि एक बार झांसे में आ जाते हैं तो आ गए झांसे में इसके, और इसको राइट्स दे दिए। और उस फिल्म ने क्या कमाई करके दिखाई, और अभी तक वो फिल्म के रिकॉर्ड्स कोई फिल्म तोड़ नहीं पा रही है आराम से। ये सब के जो करता धरता है वही है। अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है ना, तो एक बार इंटरव्यूज उठा करके देख लीजिए इन सभी समोसों के, इन सभी पेड क्रिटिक्स के। आप एक बार इंटरव्यूज उठा के देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। ये वो लोग हैं जो इनके साथ बैठ बैठ के इंटरव्यू देते हैं, ये वो लोग हैं जो कॉफी विद करण को पूरा क्यूरेट करते हैं। कॉफी विद करण कैसा होना चाहिए, कॉफी विद करण में क्या सवाल जवाब होने चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉक्सिमिटी कितनी ज्यादा है। आप समझ सकते हैं कि समोसे कितने दिए जाते हैं, बहुत समोसे दिए जाते हैं। मुंबई जैसे शहर में नहीं तो आकर सर्वाइव करना कोई आसान बात थोड़ी ना है कि सिर्फ यूट्यूब चैनल के दम पे सर्वाइवल हो रहा है, ऐसा नहीं होता। सच्चाई सबको पता है। इसके बाद जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो बात यह है कि इस वक्त पर इस इंसान की, जो मैं कह रही थी नाम, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, इसकी 2 फिल्में आ रही हैं अभी जुलाई के महीने में, और एक फिल्म तो कल ही रिलीज हो रही है जिसका नाम है किल। उससे ज्यादा घटिया फिल्म आप सोच भी नहीं सकते, वो अभी तक देखी नहीं गई है, लेकिन उसमें केवल खून खराबा है, और केवल खून खराबा है। अब सुनो कहानी क्या है। यहां पर उसने अपनी फिल्म का कम से कम 12-15 रिव्यूज का पोस्टर निकाला है, किल का कम से कम 12-15 रिव्यूज का पोस्टर निकाला है, और सब में 4 से 5 स्टार दिए जा रहे हैं। चाहे वो कोई भी मीडिया पोर्टल हो, कोई भी न्यूज हाउस हो, कोई भी हो, वहां पे 4 से 5 स्टार्स दिए जा रहे हैं। और ये बताया जा रहा है ऐसी एपिक फिल्म आपने कभी देखी नहीं होगी, दिस इज सच अ खून खराबे वाली पिक्चर। तो ये मुझे बताओ, यही लोगों से मैं बात करना चाहती हूँ जो कि इसके पैनल पर हैं, जो मैंने बताया था। इन लोगों को फिर एनिमल से क्या प्रॉब्लम थी, जरा मुझे बताएंगे?
कि एनिमल में क्या था ऐसा, क्या वो संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म थी, वो तेलुगु फिल्म थी, तेलुगु डायरेक्टर की फिल्म थी, इसलिए उससे प्रॉब्लम थी? 100% ये बात यहाँ पर प्रूव हो जाती है, यहाँ पर तथ्यों के साथ प्रूव हो जाती है कि यस, दैट वाज द ओनली इशू विद दैट मूवी एनिमल। एनिमल के साथ यही प्रॉब्लम थी कि वो संदीप रेड्डी वांगा ने बनाई थी, वो एक तेलुगु डायरेक्टर ने बनाई थी, इसीलिए उसके पीछे पड़ गए थे। आज इसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी केजो की जो फिल्म आ रही है, एक फिल्म किल आ रही है और दूसरी फिल्म अगले हफ्ते आएगी जिसका नाम है बैड न्यूज, जिसका नाम ही बैड न्यूज है, जिसमें एक औरत के 2 पति दिखाए गए हैं और 2 पतियों से 2 अलग अलग बच्चे होते हुए दिखाए गए हैं। ये है बॉलीवुड, ये कॉन्सेप्ट ये दिखाना चाहते हैं, ये कंटेंट ये हमको दिखाना चाहते हैं, हमारे बच्चों को, हमारे यंगस्टर्स को, कि देखो इसे कहते हैं फिल्म। और ये जो इंसान है अब इस वक्त पर इसी तरीके से ऐसे ही स्लोली धीरे धीरे हमारे जो कल्चर हैं उनको हटा देना, मिटा देना, नए नए जो भी वेस्टर्नाइज्ड जो भी होते होंगे चीज़ें उनको आगे बढ़ाना। तो इस वक्त पे ये लगा हुआ है बताने में कि देखो किल कितनी बड़ी फिल्म है, इसको देखना, कल्कि को मत देखो। कल्कि क्या है? कल्कि में क्या है? महाभारत है ना, हमारे भगवान श्री विष्णु के अवतार कल्कि के बारे में ही तो बात की गई है, कर्ण के बारे में ही तो बात की गई है, ये यही तो बात की गई है कि यहाँ पर अर्जुन थे और भगवान श्री कृष्ण थे, अश्वत्थामा। क्या है ये सब बातें? ये तो रूढ़ी पुरानी बातें हैं। आज की तुम देखो, जिसमें ट्रेन में मारकाट कैसे होती है, गले कैसे कटते हैं और कितना खून बहता है, उसके बाद खून बहता तो कितना अच्छा लगता है, देखो जरा, ये सीखो, ये बनना बड़े होकर। ये बताया जा रहा है, ये संस्कार डाले जा रहे हैं थ्रू सिनेमा। ये जो सूडो सेक्युलर बन गए थे ना बीच में ब्रह्मास्त्र को लेकर, ब्रह्मास्त्र की भी कलई खोलती हूँ अभी, ये जो सूडो सेक्युलरिज्म चल रहा था ना कि ब्रह्मास्त्र हमने अस्त्र वर्ष जो बनाया है, मेरे अंदर भगवान की शक्ति आ जाती है। मैं जब ये फिल्म कर रहा था, इसके डायरेक्टर ने बोला था कि जब मैं फिल्म बना रहा था तो मेरे अंदर वो पर आ जाती थी जब मैं ये फिल्म बनाता था। अब उस फिल्म की ही कलई मतलब आप सुनोगे तो आपको ऐसी घृणा होगी। अभी सोचो, अस्त्र वर्ष बनाया, उसके बारे में बात करी और उसके बाद थोड़े दिन के बाद फिल्में कौन सी बनाई थी, जुग जुग जियो, या अभी ये जो मैं बात कर रही हूँ बैड न्यूज, ऐसे वाले इस वाले टोन पे वापस से आ गए, या फिर ऐसी जिसमें हम जो अपने बच्चों को भी हम दिखा नहीं सकते, इतना ज्यादा ऑब्सीनिटी दिखा देनी है। अब सुनो उस फिल्म की बात, उस फिल्म का बजट कितना बताया जाता था? उस फिल्म का बजट बताया जाता था करीब करीब 410 करोड़। ब्रह्मास्त्र 1 पार्ट 1 शिवा वाज मेड ऑन 410 करोड़ और उस फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस फिगर पता है कितना है? 430 करोड़। इसका मतलब कतई डिजास्टर फिल्म थी वो। और तभी से करण जौहर के मन में ये जहर उबल रहा है कि मैं कुछ करूं। और भैया ये जो भी फिल्में आती हैं ना, जो हमारे हिस्ट्री पर बनी हुई हैं, जिनमें हमारे पुराणों की बात हो रही है, मैं बनने ही ना दूं, बने तो इनको चलने ही ना दूं। इसीलिए ये नेक्सस तैयार किया गया जिसमें साउथ फिल्म इंडस्ट्री के अगेंस्ट एक पावर चलाई गई। और इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कई बार कि हनुमान जैसी जब फिल्म आई थी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, बॉलीवुड के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था उस फिल्म के लिए भी। और वो फिल्म में, उस फिल्म में भी कोशिश की गई थी कि बहुत अच्छे से अच्छा वीएफएक्स बनाए, लेकिन 15 करोड़ के बजट में जो बन सकता था वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बनाया था भाई, बहुत ही बढ़िया बनाया था। कई सीन्स ऐसे थे जिनको देखकर मुझे लग रहा था कि क्या क्या जबरदस्त कॉन्सेप्ट है यार। वहीं प्रभास को डाउन करने की कोशिश कैसे की जाती है, कैसे की गई? जब आदि पुरुष बनाई थी, जब आदि पुरुष बनाई थी उस वक्त पर इन्होंने, ये मौका परस्त लोग हैं, अपॉर्चुनिस्ट्स हैं, सूडो सेक्युलर्स हैं, इन्होंने ये बोला, ये सोचा कि हम राम मंदिर के अनाउंसमेंट के ऊपर के आसपास ही एक ऐसी फिल्म बनाएंगे, ओम राउत जैसे डायरेक्टर को उठा लेंगे जिसने तानाजी बनाई थी, उसको उठा लेंगे और वो बना के दे देगा एक ऐसी फिल्म आदि पुरुष, जिसको मतलब बना के दे दे, तू ऐसी फिल्म बना जिसमें पैसा तू जितना लेना है ले, लेकिन प्रभास नहीं आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि भाई तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ गई, देख तू ऐसा काम करके दिखाना। और ये एक सोची समझी कॉन्स्पिरेसी थी, ये एक सोची समझी कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलना, हमारे हिस्ट्री के साथ खेलना। भगवान हनुमान को कैसे डायलॉग्स मिल रहे हैं, तेल तेरे बाप का, लंका तेरे बाप की तो जलेगी भी तेरे बाप की, ये डायलॉग्स वो हनुमान जी बोलेंगे जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आगे नमन किया था और कुछ बोल भी नहीं पाए थे उनके सामने। तो ये जब बात करेगा तो ऐसे बात करेंगे। मतलब ये कहने का ये कि हमारी जो भी धरोहर है, हमारी जो संस्कृति है, उसकी जड़ें हिलाने की कोशिश करना, ये यही तो है, जड़ें हिलाएंगे किसी तरीके से। प्रभास ऐसा एक्टर जिसने इससे पहले अगर आदि पुरुष भी करी, आदि पुरुष जैसी घटिया महा घटिया फिल्म ने भी अपने पहले वीकेंड पर 380 करोड़ का बिजनेस कर लिया था। उसके बाद तो वो डिजास्टर होनी ही थी ना, वो तो प्रभास के अगेंस्ट साजिश थी तो डिजास्टर होनी थी। लेकिन जिस डिजास्टर फिल्म ने 380 करोड़ का बिजनेस कर लिया हो, आप सोच सकते हो
उस इंसान का स्टारडम क्या होगा, उससे प्रॉब्लम। यहाँ पर ये नेक्सस इसीलिए तैयार किया गया कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को आगे नहीं बढ़ने देना भाई। अगर ये आगे बढ़ गई तो हमारा तो नामो निशान मिट जाएगा, हमें तो कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। और इस साल में यही देखना, जैसे 2022 में जो हश्र हुआ था वही हश्र 2024 में होगा। एक के बाद एक साउथ की फिल्में आएंगी और उनको कोई पानी भी नहीं पूछेगा, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ हमारे इमोशंस, हमारे बचपन से जो हमारी अपब्रिंगिंग है उस सब के ऊपर हंसी उड़ाई, उस सब के ऊपर लांछन लगाया, उनके ऊपर टारगेट किया। और अब फिल्में, जिन फिल्मों ने बहुत अच्छा काम किया, वीर सावरकर के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मैंने वीर सावरकर को डे 1 से लेकर डे 50 तक लेकर ट्रैक किया, उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को, आपने देखा भी होगा मेरे चैनल पे। मेरे अलावा कोई और यूट्यूबर बता दो जिसने किया था, मेरे अलावा कोई और बता दो जिसने वीर सावरकर के कलेक्शंस को ऐसे सेलिब्रेट किया जैसे कोई मेरे घर की फिल्म हो। और थी रणदीप हुड्डा ने जो फिल्म बनाई, उस रणदीप हुड्डा को बॉलीवुड में अभी भी कोई नहीं पूछ रहा। मैं बताऊं आपको, बॉलीवुड में आज भी उस रणदीप हुड्डा को कोई नहीं पूछ रहा। उस बंदे ने खुद फिल्म बनाई, डायरेक्ट करी, वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई, उसने अपनी कॉस्ट जो 20 करोड़ की थी उसको रिकवर करने के बाद और एडिशनल प्रॉफिट बनाया और ओटीटी से भी पैसा कमाया। लेकिन फिर भी बॉलीवुड को हजम तो कहाँ होना था, कहाँ होना था, वो तो होगा ही नहीं। तो ऐसे ही तरीके से इनके नेक्सस चलते हैं और ऐसे ही तरीके से कोशिश करते हैं कि कैसे प्रभास को नीचे बिठाएं, कैसे तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को आगे ना बढ़ने दें। और मैं आपको बताऊं, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से तो अभी आने वाले 3-4 महीने और बचे हैं, जिसमें एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर्स आने वाली हैं। ब्लॉकबस्टर्स, चाहे वो गेम चेंजर हो, चाहे वो देवरा हो, चाहे वो पुष्पा 2 हो, चाहे कोई भी फिल्म हो, आने वाले टाइम में ये सारी की सारी फिल्में बहुत बड़ा धमाका करने वाली है। और प्रभास के स्टारडम की जहां तक बात है, तो भाई कनप्पा जो फिल्म है, जो एक्चुअली विष्णु मंचू की फिल्म है, उसमें प्रभास का 0.2 सेकेंड्स का एक इतना सा, बस सिर्फ इतना सा दिखाया था, मतलब इट वाज जस्ट अ विजुअल, सिर्फ माथे पर एक त्रिपुंड दिखाया था, बस उसी में लोग पागल हो गए थे। और जाइए कि कल की और कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। आज तो नंबर्स बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि आज वैसे 4 जुलाई से यूएसए में हॉलीडे होने वाली है, लॉन्ग वीकेंड आएगा, तो उस टाइम पे बहुत अच्छा होगा। मुझे लगता है कि आज से ही साउथ में एक तरीके से हॉलीडे वाला माहौल स्टार्ट हो गया है और दिल्ली एनसीआर में ऑलरेडी फिल्म आज से ही बहुत अच्छा मोमेंटम पकड़ने वाली है। तो देखो भाई, ये है प्रभास, ये है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री। जो लोग नॉर्थ से भी बिलोंग करते हैं, जो व्यूअर्स भी हैं, जो इस चपेट में आ गए थे, बॉलीवुड के चपेट में और इन इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स के चपेट में कि भाई ये फिल्म अच्छी नहीं है, इसे मत देखना, कृपया करके अनसब्सक्राइब कर दो ऐसे लोगों को जो तुम्हारे को भटका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, केवल इसलिए कि उनको कहीं से समोसे मिले। समोसों से दूर रहो और असली अपनी जो संस्कृति है, असली अपना जो सिनेमा है, हमारे जो लोग हैं, जो अच्छा सिनेमा है, उसको सपोर्ट करो। तो इतना ही बोलना चाहूंगी। बाकी आपका इस एक्सपोज पर क्या कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट ऑल स्टार।